नमस्कार, द यूपीएससी स्टडी ऑफिस में आप सभी का स्वागत है। पिछले आप लोगों ने कई सारे वीडियो देखे जो वीडियो इन्फॉर्मेटिव के लिए थे, लेकिन अब हम लोग आते हैं असली इन्फॉर्मेशन से बढ़ के अपनी पढ़ाई के क्षेत्र में। आप सभी जान रहे हैं कि इस समय लोक सेवा आयोग का फॉर्म आया हुआ है, तो जितनी जल्दी हो सके आप उतनी जल्दी फॉर्म फिल कर लीजिए और फॉर्म फिल करने में कोई भी गलती मत करिएगा। मेरा नाम चंचल है। यदि आपको मुझसे बात करना होगा तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करिएगा अपना नाम लिख के और अपनी क्वेरी लिख के। मैं खुद ही आपको कॉल बैक कर लूँगा, क्योंकि कई बार आप जब फ़ोन करते हैं तो फ़ोन जो है सिद्धा हाथ उठाते हैं तो मुझसे बातचीत नहीं हो पाती। हमसे बात करने का सबसे आसान सा माध्यम है कि आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए, अपना नाम लिखिए और किस विषय में बात करनी है, मतलब जीआईसी की तैयारी के लिए, बीएससी के लिए, यूपीपीएससी की प्री के लिए, प्रारंभिक परीक्षा के लिए, मुख्य परीक्षा के लिए पर्सनली मैं आपसे कॉल करके बात करूँगा। ठीक है, चलिए आते हैं। देखिए क्या है कि आप सभी जान रहे हैं कि विज्ञापन आया हुआ है, तो विज्ञापन में जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपना फॉर्म फिल कर दीजिए। हमने आपसे बताया था कि देखिए जो परीक्षा है, ये परीक्षा हमारी कुल 3 चरणों की परीक्षा है। कितने? तो 3 चरणों की परीक्षा है। परीक्षा का हमारा पहला चरण कौन सा है? तो परीक्षा का हमारा पहला चरण प्रारंभिक परीक्षा, जिसको प्री एग्ज़ाम बोला जाता है। ये कब है? तो ये एग्ज़ाम हमारा 6 दिसंबर को होना है, जिसकी डेट डिसाइडेड है। ठीक है। दूसरा हमारा जो पेपर का जो लेवल है, यानी जिसको हम टीयर बोलते हैं, तो वो हमारा क्या है? वो हमारा मेंस एग्ज़ाम है, मुख्य परीक्षा है। मुख्य परीक्षा आप मान के चलिए कि आपका पेपर 6 दिसंबर को जो है प्रारंभिक परीक्षा है, तो मुख्य परीक्षा आपकी जो है वो अप्रैल 2027 महीने में आयोजित की जाएगी। ठीक है, यही डेडलाइन मान के चलिएगा, क्योंकि देखिए आपका असली जो चयन होना है वो मुख्य परीक्षा के आधार पे ही होना है। ठीक है, क्योंकि प्री परीक्षा आप पास करके तमगा ले भी लेंगे तो आपको कुछ मिलना है नहीं, जबकि प्री परीक्षा के बाद मेंस परीक्षा के बीच में लगभग 120 से 125 दिन का टाइम मिलता है। अगर हम 6 दिसंबर को ले लें तो दिसंबर का महीना, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी हमको मोटा मोटी 4 महीने मिलते हैं मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए। और आपका चयन जो होना है वो मुख्य परीक्षा के आधार पर ही मेनली होना है, क्योंकि मुख्य परीक्षा आप जब कट ऑफ पार करेंगे तो पार करने के बाद तब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और इंटरव्यू के लिए आपकी कॉल तभी होगी जब मुख्य परीक्षा में आपका प्रदर्शन अच्छा रहा होगा। यानी एक सिंपल सी भाषा समझ लीजिए कि आपकी जो मुख्य परीक्षा है ये 1500 मार्क्स का पेपर है। 1500 मार्क्स का पेपर है, और 1500 मार्क्स का जो डिवीज़न होता है, ये डिवीज़न कैसे होता है? तो इसमें आपके जीएस के कुल 6 पेपर हैं। 6 पेपर हैं, एक पेपर 200 मार्क्स का है, यानी कुल ये 1200 मार्क्स का ये पेपर होता है। एक पेपर आपका हिंदी का होता है, उसको सामान्य हिंदी बोलते हैं, ये 150 मार्क्स का होता है। और एक पेपर आपका एस्से का होता है, ये भी 150 मार्क्स का पेपर होता है, यानी कुल 1500 है। अगर आप शानदार पोस्ट चाहते हैं तो प्रयास करिए कि मुख्य परीक्षा में आप 850 नंबर ले आइए। 850 नंबर लाने का मतलब क्या होता है कि प्रत्येक पेपर में आप एवरेज 100 नंबर ले आइए, और किसी 2 पेपर में 110, 115, 120 तक नंबर ले आइए। हालांकि 24 में कुछ लोगों के देखिएगा, अगर 24 का रिजल्ट आप देखेंगे, मार्कशीट देखेंगे, तो आपको ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके 2-3 पेपरों में नंबर भले 70-75 हो आए हों, लेकिन 2-3 पेपर में उनके नंबर 128, 120 और 125 तक भी है। यानी जो नंबर वो यहाँ ये लोग कम पाए थे वो यहाँ पर पहुँच गए हैं। यूपीपीएससी में यदि आप चाहते हैं आपको एक बढ़िया पद मिले, तो सबसे कम ध्यान जो है, जो छात्र जिन पेपर पे देते हैं, उस पेपर का नाम है सामान्य हिंदी। क्या नाम है? सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी आपका 150 मार्क्स का पेपर होता है। इस पेपर में यदि आपने थोड़ी सी मेहनत कर दी और आपकी वर्तनी सही है और सही सही वाक्य लिख लेते हैं, इस पेपर में बड़े आराम से 100 के आसपास नंबर मिल जाते हैं। और यदि आपकी लेखन पे आपका पकड़ है और आप अच्छा लिखते हैं, आपके पास अच्छे शब्द हैं, तो यहाँ पर नंबर 115, 116, 120 तक भी नंबर मिलते हैं। और दूसरा हमारा जो महत्वपूर्ण है वो हमारा है निबंध, एस्से। एस्से में देखिएगा कि ऑन एवरेज नंबर जो लोगों को मिलते हैं, एवरेज नंबर मतलब एस्से में लोगों को 70 से लेकर 75 नंबर मिलते हैं। लेकिन एस्से वो पेपर है कि समझिए कि आपका रैंक डिसाइड करता है कि आप कौन सी कितनी अच्छी पोस्ट पाने वाले हैं। यानी एस्से के पेपर के द्वारा आप एस्से में भी जान लीजिएगा, मतलब देखिए एस्से में 90 से लेकर 95 के बीच जो नंबर होते हैं ये एक अच्छे नंबर बोले जाते हैं। लेकिन आप देखिएगा कि अगर आप 24 की मार्कशीट देखें तो बहुत सारे आपको लोग मिलेंगे जिनके एस्से में मार्क 105 से लेके 115 के बीच में है। 105 से 115 के बीच में जिनके एस्से के मार्क्स हैं, यकीन मानिए उनकी भाषा पे अच्छी पकड़ होगी,
विषय वस्तु पे अच्छी पकड़ होगी तब वहाँ पर पहुँचते हैं। यानी सामान्य हिंदी और ऐसे का जो पेपर है, इन दोनों पेपरों को अगर हम देखा जाए तो इन दोनों पेपरों को मिला के आप बड़े आराम से 225 यानी 220 से लेकर 230 नंबर ला सकते हैं अपनी एक मुकम्मल तैयारी के साथ। लेकिन इस पर आपको काम करना पड़ेगा। हाँ, होता है क्या है कि जो लोग मुख्य परीक्षा के बाद इनको देखते हैं या जो परीक्षा के 1 डेढ़ महीने पहले देखते हैं तो उनके नंबर एवरेज आते हैं। मैं ये कहता हूँ कि आपको हफ्ते में 10 दिन में कम से कम एक निबंध लिखना चाहिए। निबंध लेखन एक कला होती है, हिंदी लेखन एक कला होती है, जो एक सतत चलने वाली प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया में आप अगर नहीं डूबेंगे तो आप वहाँ तक नहीं पहुँचेंगे। देखिए, जिनकी रैंक आती है, जिनको अच्छी मतलब जो पोस्ट चाहते हैं वैसी पोस्ट मिलती है, तो वो इस पर काम करते हैं। हम प्रयास करेंगे कि हफ्ते में जो है, हफ्ते में 10 दिन पे आपको निबंध कैसे लिखा जाता है या निबंध पे कुछ क्लासेस आपको अभी से लेंगे ताकि आपका माइंड मेकअप हो सके। चलिए पहले आते हैं मुख्य परीक्षा के ऊपर। देखिए, मुख्य परीक्षा की तैयारी से पहले कुछ बातों को समझना जरूरी है। देखिए, हम जानते हैं कि लोक सेवा आयोग जो है सामान्य अध्ययन के कुल 6 पेपर हैं। कुल 6 पेपर हैं, यानी 6 पेपर। इसको हम जीएस पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड, पेपर 4, पेपर 5, पेपर 6 बोलते हैं। देखिए, यदि आपका अभी तक कभी भी प्रारंभिक परीक्षा अगर आपका उत्तीर्ण नहीं हुआ है, आप तैयारी पिछले 3-4 साल से कर रहे हैं, तो यकीन मानिए कि आपको जो है प्री और मेंस दोनों पढ़ना चाहिए। प्री और मेंस आपको दोनों अभी से पढ़ना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए इस बार बहुत सारी मेहनत करके आपने प्री पास कर भी गए, अब प्री हो भी गया, तो प्री और मेंस के बीच में टाइम नहीं मिलता कि आप ये 6 पेपर और उधर 2 पेपर यानी कुल 8 पेपर आप निकाल ले जाएं। तो मेरे आपको एक सुझाव है कि यदि आप 3-4 साल से तैयारी कर रहे हैं, आपका प्रारंभिक परीक्षा 2 मार्क्स से, 3 मार्क्स से, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 10 अंक से यानी इकाई अंक से नहीं हो रहा है, ठीक, तो यकीन मानिए आपको प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों की तैयारी करनी चाहिए। आज क्या है, तो आज 8 जुलाई है, आपका पेपर 6 दिसंबर को होना है। अगर सपोज करिए मुझे पेपर देना होता तो सिंपल सी बात यह है कि मुख्य परीक्षा की तैयारी मैं अभी से करता। भले मैं एक फ्रेशर विद्यार्थी हूँ क्यों ना हूँ, तो किसी न किसी की गाइडेंस में करता या किसी सीनियर से पूछता या स्वयं से करता। तो देखिए, होना क्या चाहिए, आपको अभी जो है, आपको अभी मतलब 8 जुलाई से लेकर आपको कम से कम 6 मतलब अक्टूबर तक आपको प्री और मेंस दोनों पढ़ना चाहिए। मैं बता रहा हूँ क्यों पढ़ना चाहिए, इसके पीछे कारण क्या है। अगर आप प्री का सिलेबस अगर देखते हैं तो देखिए, आपका प्री का जो सिलेबस है वो पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड, इन तीनों से मिला के आपका प्री का सिलेबस बना हुआ है। तो प्रयास ये करिए कि मतलब कि सितंबर तक इन पेपरों को एक बार पढ़ जाइए। अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो कम से कम पिछले विगत वर्षों में जितने प्रश्न पत्र आयोग ने कराए हैं, यानी कहाँ से कहाँ तक, तो 2018 से लेकर 2025 तक के जो प्रश्न आयोग ने कराए हैं, किसी भी वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिएगा, मुझसे कहिएगा, मैं दे दूंगा। कम से कम इन प्रश्नों को एक बार लिख जाइए, एक बार फ्रेम कर जाइए, एक बार समझिए कि आयोग कैसे कैसे प्रश्न पूछता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि देखिए, यदि आपने मुख्य परीक्षा की तैयारी अभी नहीं किया तो यकीन मानिए आपका चयन होना बहुत मुश्किल है। अब आपकी किस्मत बहुत मेहरबान हो जाए तो आपका चयन हो जाए, वरना आपका चयन नहीं होना। अगर चयन हो भी गया तो आप जो चाहते हैं वैसी पोस्ट नहीं मिलेगी। देखिए, आप ये समझ लीजिएगा कि आप 26 का पेपर देने जाएंगे, और सुनिए, देखिए 2 चीज़ें, अगर आपका प्री नहीं हो रहा है तो यकीन मानिए 26 का पूरा साल जाएगा, 27 का पूरा साल जाएगा। तो अपने समय को बचाइए, अपनी तैयारी को अभी से एक मुकम्मल मुकाम दीजिए और तैयारी में जो है स्थिरता लाइए। देखिए, बहुत सारी वीडियो मत देखिए, जैसे मुझसे बोलते हैं कि सर आप स्ट्रेटजी वीडियो नहीं ला रहे, ये नहीं ला रहे, वो नहीं ला रहे। देखिए, यूट्यूब पे दुनिया भर के लोगों ने बनाए हैं वीडियो, लेकिन मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ कि देखिए, चयन जो है वो केवल स्ट्रेटजी नहीं होता। देखिए, अगर प्लान बना के सब कुछ हो रहा होता, देखिए प्लान महत्वपूर्ण नहीं है, प्लान पे क्रियान्वयन करना, प्लान पे एक्शन होना महत्वपूर्ण होता है। तो आप प्लान अपने लिए बनाइए, छोटे छोटे प्लान बनाइए, उस छोटे छोटे प्लान के अकॉर्डिंग काम करिए। जैसे एग्जाम्पल तौर पे जुलाई का महीना, तो आप प्रयास करिए कि जुलाई के महीने में मैं प्री भी पढ़ूंगा और पेपर फर्स्ट को भी प्रिपेयर करूंगा। फिर क्या करूंगा, मैं अगस्त महीने में क्या करूंगा, तो पेपर फर्स्ट भी पढ़ूंगा, मतलब सॉरी, यानी मैं अपना प्री भी पढ़ूंगा और मैं अपना जीएस का पेपर 2 भी पढ़ूंगा, करंट अफेयर भी पढ़ूंगा। यही काम सितंबर में करिए। अगर आप ये कर ले गए तो आपके लिए बाकी की जर्नी आसान हो जाती है। तो मुख्य परीक्षा को पहले आप एक बार और समझ लीजिए। देखिए, मुख्य परीक्षा में 2 चीज़ें ध्यान दी जाती हैं।
मेंस एग्जाम में आपको दो चीज़ों को ध्यान दी जानी होती है। देखिए इस साल एक पद है, उसका नाम है जीआईसी का प्रिंसिपल। जीआईसी के प्रिंसिपल में आप एक बात समझिए कि देखिए जीआईसी के प्रिंसिपल में जो शिक्षक होते हैं, बहुत सारे शिक्षक 40% जो आयोग का मानक है, यानी आपके कुल 40% नंबर आने चाहिए और प्लस आपका हिंदी में 40% नंबर आना चाहिए, तभी आपकी इंटरव्यू कॉल होगी। तो यानी अगर हम मान लीजिए 1500 का अगर हम 40% निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 15 चौके 60, ठीक, कितना हो जाएगा, यानी 15 चौके 60। आप ये सुनिए, यानी आपको इतना नंबर तो पाना ही पड़ेगा आपको केवल क्वालिफाई होने के लिए, ठीक है, ये समझ लीजिएगा। तो यानी 600, ये समझ लीजिएगा, इतना तो आपको पाना ही पड़ेगा, क्योंकि इसका 50% अगर आप नंबर ले आए तो आप एक अच्छा पद पाएंगे। यानी जीआईसी का प्रिंसिपल यदि आपको बनना है तो लमसम 45% नंबर आप ले आइए मुख्य परीक्षा में। आप जीआईसी का प्रिंसिपल बड़े आराम से धूमधाम से बन जाएंगे। थोड़ा और अच्छे नंबर ले आएंगे तो आपको और अच्छे पद भी मिल सकते हैं। तो अब आप एक चीज़ समझ लीजिए, आपका जो पेपर होता है, इस पेपर में जैसे मान लीजिए मैं सभी पेपर को लेता हूँ, जैसे हम लोग जीएस पेपर फर्स्ट लेते हैं, जीएस पेपर फर्स्ट लेते हैं। देखिए आपके पेपर में दो खंड होते हैं, दो खंड होते हैं, एक होता है सेक्शन ए और एक होता है सेक्शन बी। सेक्शन ए में जो है कुल 10 प्रश्न आते हैं, कुल 10 प्रश्न आते हैं सेक्शन ए में। सेक्शन बी में भी कुल क्या होते हैं, तो यहाँ भी 10 प्रश्न आते हैं, ठीक है, 10 प्रश्न यहाँ भी आते हैं। अब सेक्शन ए में जो 10 प्रश्न आयोग पूछता है, तो आयोग ये कहता है कि सेक्शन ए का जो एक प्रश्न है उसकी मार्किंग कितने हैं, 8 मार्क्स का है, और सेक्शन बी के जो प्रश्न होते हैं वो कुल कितने होते हैं, तो कुल 12 मार्क्स के होते हैं। यानी 8 दहा में 80 ये हो गए और 12 दहा में 120 ये हो गए, यानी कुल ये 200 मार्क्स हो गए। ये तो आपने सबसे बेसिक है, आपने ये समझ लिया। अब आयोग ये कहता है कि जो 8 मार्क्स वाले प्रश्न हैं, 8 मार्क्स वाले जो प्रश्न हैं, तो कुल कितने प्रश्न हैं, तो 10 प्रश्न हैं। एक प्रश्न को जो है आपको 125 शब्द में लिखना होता है। कितने शब्द में, 125 शब्द में लिखना होता है। यानी आपको इसके लिए 1250 शब्द आपको लिखने हैं आयोग के मानक के अनुसार। और जो 12 अंक वाले जो प्रश्न हैं, 12 अंक वाले जो प्रश्न हैं, अगर इसको देखा जाए तो इस पर भी आपको 200 वर्ड आयोग कहता है लिखने के लिए। तो 12 दूनी कितना हो गया, सॉरी 12 वाले जो 10 प्रश्न होंगे, ये सॉरी ये भी 10 ही प्रश्न होंगे, ठीक है। तो ये कितने होगा, ये हो गए 2000 शब्द हो गए। यानी आयोग ये चाहता है कि आप जो है 3 घंटे में आपको कितना, तो 0 5 2 2 1 3, यानी आपको 3250 शब्द लिखने की आपको हैबिट होनी चाहिए मुख्य परीक्षा में, वरना प्रश्न छूटते हैं या फिर प्रश्नों की गुणवत्ता कम हो जाती है। यानी सिंपल सी बात है कि मुख्य परीक्षा में आपको इतना लिखना है। मुख्य परीक्षा जब हो रही होती है तो जो लोग परीक्षा दिए हैं या फिर जो लोग दे रहे होंगे उनसे पूछिएगा कि उन समय उनका हाथ लिखता नहीं, उनको लगता है कि हाथ काम नहीं कर रहा है। तो ये वो कब नहीं काम करता, कि यदि आपके पास कंटेंट नहीं है और आपके पास लिखने की स्पीड नहीं है तो यकीन मानिए आप पूरा पेपर ही अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। और आप जब पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे तो अपना सिलेक्शन भूल जाइए। कम से कम 17 से 18 प्रश्न आपको बढ़िया लिखना पड़ेगा। 2-3 प्रश्न आप एवरेज लिख सकते हैं। अब देखिए होता क्या है कि आयोग जो प्रश्न आपसे पूछता है, आयोग आपसे जो प्रश्न पूछता है, उन प्रश्नों को पहले तो आपको समझना भी जरूरी है कि आयोग ने आपसे क्या पूछा है। आप वो लिखिए, आप अपनी कहानी मत लिखिए। जब आप अपनी कहानी लिखेंगे तो आयोग आपको नंबर आपकी कहानी के अकॉर्डिंग देता है। जैसे मान लीजिए अगर मैं 2025 का पेपर एक में निकालता हूँ तो 2025 के पेपर में आयोग ने एक प्रश्न पूछा है। चलिए हाँ देखिए प्रश्न क्या है, आयोग ने पूछा है आधुनिक भारत में, आसान सा प्रश्न देखिए ये, आधुनिक भारत में, ठीक, क्षेत्रवाद चुनौती एवं अवसर दोनों है। क्षेत्रवाद एवं चुनौती दोनों है। ये आयोग ने अपना प्रश्न लिखा कि आधुनिक भारत में क्षेत्रवाद एवं चुनौती दोनों है। और फिर इसके पीछे आयोग ने क्या किया है, तो आयोग ने एक शब्द लगाया है स्पष्ट कीजिए, क्योंकि इसको आयोग ने डबल इन्वर्टर काम में दिया और फिर लिखा है स्पष्ट कीजिए। यानी आयोग कहता है कि अब देखिए स्पष्ट कीजिए, तो इसका शाब्दिक अर्थ ये है
कि ये जो चीज़ है इससे आप क्या समझते हैं, हमको बता दीजिए कि आधुनिक भारत में क्षेत्रवाद एवं चुनौती, ठीक, दोनों है। तो आप जब इसका जब उत्तर लिख रहे होंगे तो आपका जो उत्तर का जो केंद्रीय थीम है, जो सेंट्रल आइडिया है, तो आपसे किस में, तो देखिए इस प्रश्न के कुल 3 भाग हैं। मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको देखिए क्या है। तो आयोग कह रहा है आधुनिक भारत में क्या, तो क्षेत्रवाद यानी रीजनलिज्म, ठीक, क्षेत्रवाद, ठीक, आधुनिक भारत में क्षेत्रवाद एवं चुनौती, अवसर एवं चुनौती। एक मिनट, मैंने यहाँ पर अवसर एवं चुनौती, मैं प्रश्न को दोबारा एक बार लिखता हूँ। अच्छा, चुनौती एवं अवसर, चुनौती एवं अवसर, आधुनिक भारत में क्षेत्रवाद, 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 चुनौती, चुनौती एवं अवसर, एवं अवसर दोनों है, दोनों है, स्पष्ट कीजिए, स्पष्ट कीजिए। तो यानी आपके पेपर का जो मेन थीम है, मतलब पेपर का मेन थीम यानी प्रश्न का जो मेन थीम है वो क्या है, क्षेत्रवाद। तो क्षेत्रवाद कैसे चुनौती है और क्षेत्रवाद कैसे अवसर है, आपको इसी बिंदु को आधार बना के अपना उत्तर लिखने की ज़रूरत है। अभी जैसे आप कहेंगे कि आप अभी क्लास में तो बैठे हैं, आप परीक्षा हाल में तो है नहीं, तो परीक्षा हाल में है तो इतना दिमाग काम नहीं करता। देखिए परीक्षा हाल में किए जाने वाले कार्य के लिए जो है अपने घर बैठ के, अपने लाइब्रेरी बैठ के, टेस्ट सीरीज में बैठ के उसी चुनौती को डील करने की बात होती है। यकीन मानिए यदि आप उत्तर लेखन नहीं करते, आप आंसर राइटिंग नहीं करते, आंसर राइटिंग का मतलब ये नहीं होता है कि आप कुछ भी पाओ कुछ भी लिख दो। आयोग ने जो सिलेबस दिया है, आयोग के जो पुराने प्रश्न पत्र हैं, उन प्रश्न पत्रों को पकड़िए और आपको देखिए कि आयोग जो प्रश्न पूछ रहा है उस पहले तो बात देखिए, प्रश्न को समझिए, प्रश्न को समझेंगे तो आप उत्तर को बड़े आराम से लिखेंगे। आप अगर ऐसे लिखेंगे अनाप शनाप तो आयोग नंबर अनाप शनाप देगा। जैसे मान लीजिए इसका इंट्रो लिखना हो, इंट्रो में जो इच्छा हो आपको, जैसे आपको समझ हो वैसे लिखिए। अब आपको मैं सबसे बेसिक तरीके से बताता हूँ कि इसमें से देखिए अगर हम इन दोनों को पढ़ें तो देखिए आपको यानी इस पेपर में अगर ये 8 नंबर क्वेश्चन है तो देखिए आप यहाँ पर छोटी छोटी 2 सब हेडिंग बनाइए या 2 छोटे छोटे फिगर आप बना लीजिए। तो पहला क्या, तो देखिए क्षेत्रवाद एक चुनौती, क्षेत्रवाद एक चुनौती के रूप में है। अब क्षेत्रवाद एक चुनौती है ये आपको लगता है, तो यहाँ पर लिखिए कि क्षेत्रवाद एक चुनौती है और वहाँ पे क्या लिखा है, एक अवसर है। आप उधर क्या लिखिए, एक अवसर के रूप में, क्षेत्रवाद एक अवसर, क्षेत्रवाद एक अवसर, आप यहाँ पे लिखिए। अब किन किन पॉइंट के आधार पे लगता है कि क्षेत्रवाद एक चुनौती है और क्षेत्रवाद एक अवसर है, ठीक, एक अवसर है। तो पहले तो यहाँ पर आप इन चीज़ों को छोटे छोटे शब्दों में बता दीजिए, यानी 2-3 लाइनों में। तो पहला देखिए क्या है, देखिए क्षेत्रवाद की एक चुनौती क्या है कि राष्ट्रीय एकता पर प्रभाव डालता है। क्या, तो राष्ट्रीय एकता पर प्रभाव, पहला पॉइंट तो एक ही होता है राष्ट्रीय आप जानते हैं कि क्षेत्रवाद क्या है, राष्ट्रीय एकता के लिए एक चुनौती है, यानी राष्ट्रीय एकता पर प्रभाव डालता है। पहला सबसे बेसिक तो उसका ये हो गया। दूसरा ये देखिए चुनौती के फॉर्म में कैसे आता है क्षेत्रवाद, तो दूसरा क्या होगा, राजनीतिक एवं सामाजिक चुनौती है। राजनीतिक एवं सामाजिक, ये एक राजनीतिक ऑब्लिक सामाजिक चुनौती है, क्योंकि आप जानते हैं क्षेत्रवाद में जो है राजनीतिक मुद्दे, सामाजिक मुद्दे क्या होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं, यानी राजनीतिक और सामाजिक चुनौती है ये। एक पॉइंट आप और लिख लीजिए इसमें, क्योंकि देखिए पॉइंट उतने ही लिखे जितने पॉइंट में आप उत्तर को समाहित कर सकते हैं, ठीक। फिर क्या लिख सकते हैं आप, आर्थिक असंतुलन की समस्या क्या होती है, आर्थिक असंतुलन की समस्या होती है, असंतुलन ये हो सकता है, यानी ये एक चुनौती है। अब इसको आप इसी चीज़ को आप अवसर के फॉर्म में ले आइए तो क्या हो सकता है, तो संतुलित क्षेत्रीय विकास हम कर सकते हैं। क्या, यानी संतुलित क्षेत्रीय विकास, एक संतुलित क्षेत्रीय विकास, एक इसको हम अवसर के रूप में ले सकते हैं कि यदि हम इसको करें तो अपने क्षेत्र का एक संतुलित अवसर विकास हम कर सकते हैं। फिर क्या, तो संघवाद को बढ़ावा, यानी संघवाद को सशक्त कर सकते हैं, संघवाद को सशक्त भी किया जा सकता है, क्योंकि अगर कोई राज्य जान लीजिएगा जितना सशक्त होगा तो हमारा संघवाद भी उतना ही बढ़ावा मिलेगा। फिर क्या मिलेगा, तो फिर देखिए सांस्कृतिक पहचान ले लीजिए, सांस्कृतिक
पहचान, इसको में एक अवसर ले सकते हैं, क्योंकि देखिए हर राज्य की, हर क्षेत्र की अपनी एक सांस्कृतिक पहचान है। जैसे आप उत्तर प्रदेश को ले लेते, देखिए उत्तर प्रदेश को हम 3 क्षेत्रों में बांट लेते हैं। जैसे हमारा बुंदेलखंड का क्षेत्र है, हमारा पश्चिमी क्षेत्र है, हमारा पूर्वांचल क्षेत्र है। अब वहाँ की अलग अलग संस्कृतियाँ हैं। अब उसके आधार पर अब देखिए 3 पॉइंट ये लिखे, 3 पॉइंट ये लिखे। अब इन्हीं तीनों पॉइंट में केवल 3 पॉइंट बनाइए, लिखिए। अगर आप इतना कर ले गए और आपकी भाषा अच्छी है, आप चीज़ों को समझते हैं, तो यकीन मानिए आप अच्छा नंबर पाएंगे। ये आपको मुख्य परीक्षा में करना ही होगा। आप चाहे ऐसे बनाएं चाहे वैसे बनाएं, लेकिन होता है क्या है कि आजकल जो है एक नया ट्रेंड आया हुआ है मुख्य परीक्षा को लिखने में, कि लोग करते क्या, खाली ये पॉइंट बना के फिर नीचे लिख देते हैं। ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा करेंगे तो आप नंबर पाएंगे 2.5 पाएंगे। आपने जो चीज़ें लिखी, अब उन चीज़ों को आप पॉइंट के फॉर्म में यहाँ पे क्या करिए, डेवलप करिए। अब पॉइंट के बात पे अपनी बातों को पुष्ट करिए कि राष्ट्रीय एकता पर अगर प्रभाव है तो कैसे है। आप जानते हैं कि देखिए क्षेत्रवाद क्या होता है कि कई बार क्षेत्रीय हितों के चक्कर में राष्ट्रीय हितों को क्या करता है, ये गौण कर देता है, यानी राष्ट्रीय हितों के ऊपर रखता है। इससे क्या होता है, एक अलग राज्य, एक पृथक राष्ट्र और एक अंतर्राज्यीय विवाद को जन्म लेता है, जो राष्ट्रीय एकता पर एक नकारात्मक प्रभाव डालता है। पहला पॉइंट यहाँ पे आपका संपुष्ट हो जाता है। दूसरा क्या है, देखिए राजनीतिक एवं सामाजिक चुनौती के रूप में आप जानते हैं कि क्षेत्रवाद की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हमारे देश में बहुत सारे क्या क्षेत्रीय दल हैं, और क्षेत्रीय दल क्या करते हैं कि राष्ट्रीय एकता के ऊपर क्षेत्र की जो चुनौतियां होती हैं, जो क्षेत्रवाद के अंदर जो समस्याएं होती हैं, उसको इतना उजागर कर देते हैं कि कई बार क्या होता है, राष्ट्रीय समस्याएं उनके सामने गौण हो जाती हैं। तो यानी क्योंकि क्षेत्रीय राजनीति, भाषाई विवाद यहाँ पर लिखिए, फिर लिखिए संसाधनों को लेकर होने वाला संघर्ष सामाजिक समरसता और राजनीतिक अस्थिरता को जन्म देता है। जैसे एग्जाम्पल में डालिए, कावेरी जल विवाद डाल दीजिए, गोरखालैंड के लिए आंदोलन डाल लीजिए, पाटीदार आंदोलन डालिए। तो यहाँ पर लिखिए। फिर क्या होगा, जब ये दो समस्याएं होंगी, आप जानते हैं कि आर्थिक असंतुलन को क्या करेगी, जन्म देगी। अब यहीं पर 3 पॉइंट आप यहाँ पर अपने जो लिखा है, इन पॉइंटों को भी क्या करिए, बनाने का प्रयास करिए। क्योंकि देखिए क्षेत्रवाद क्या है, पिछड़े क्षेत्रों की समस्याओं को राष्ट्रीय स्तर पर उठाता है। इससे क्या होता है कि हमारे देश का जो केंद्रीय राज्य है, यानी जो केंद्रीय क्षेत्र है, केंद्रीय राजनीति है, उसके उभार के तौर पे हम विकास की योजनाओं को लाकर अपने क्षेत्र को एक अवसर के रूप में दे सकते हैं। एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या होता है कि क्षेत्रवाद जो होता है स्थानीय भाषा, लोकतंत्र, ठीक, लोक कला, परंपराओं, सांस्कृतिक विकास को संरक्षण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो हम इसको एक सांस्कृतिक पहचान के रूप में भी दिखा सकते हैं। आप जानते हैं कि भारत में कुछ राज्य ऐसे हैं जिनकी अपनी छवि, जान लीजिएगा, विश्व पटल पे बहुत अच्छी है। उनकी भाषा के आधार पे, उनकी लोक कला के आधार पे, जैसे राजस्थान ले लीजिए, उनकी लोक कला ले लीजिए, जैसे आप दक्षिण भारत के राज्य ले लीजिएगा, तो आप टूरिज्म को दिखा सकते हैं, यानी एक अवसर के रूप में उसको भुना भी सकते हैं। अब ये चीज़ होगी तो क्या होगा, जैसे जैसे हमारे राज्य सशक्त होंगे वैसे वैसे हमारा भारत सशक्त होगा। यानी फिर आप यहाँ पर एक छोटा सा जो है अपना कंक्लूजन लिखिए कि कैसे एक अवसर के रूप में इसको भुनाया जा सकता है। यानी आपको मुख्य परीक्षा में ये सब चीज़ें करनी होंगी। यही सब चीज़ें आपको मैं अपने सुपर 50 बैच में सिखाता हूँ। यदि आप मुख्य परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मुख्य परीक्षा आप पर एक सशक्त माध्यम हो, तो आप हमारा एक सुपर 50 बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी जानकारी करने के लिए आप जो है, ठीक, 99 18 57 96 46 पर जो है व्हाट्सएप करिएगा कि बात करनी है। ठीक, इसकी फ़ीस थोड़ी महंगी रखी गई है। फीस महंगी रखने के पीछे कारण क्या है कि हम और मेरी टीम आपके पीछे मेहनत करती हैं, क्योंकि आपको कुल 3-4 टीचर हैं हम जो सिखाते हैं, जो बताते हैं, और आपके पीछे लगे रहेंगे कि आप आंसर लिखिए, इस चीज़ों को समझिए। यानी एक अवसर है, परीक्षा होने में समय है, अभी भी कर लीजिएगा। लमसम 1000-1200 के आसपास वैकेंसी आएगी, जिसमें अकेले 250 वैकेंसी किसकी है, तो प्रिंसिपल की है। करीब करीब 120 वैकेंसी के आसपास जो है वो स्टील डाट लेक्चरर की है। 40-45 जो है BSA की है। बाकी ऐसे धीरे धीरे अन्य पद हैं, तय आपको करना है। हमारी फ़ीस महंगी है, हम इस बात को बड़ी शालीनता के साथ करते हैं, क्योंकि बहुत कम फीस में बहुत सारी चीज़ें हम प्रोवाइड नहीं करा पाते। तो हम जो सर्विस देते हैं उसकी हम चार्ज लेते हैं। बाकी हम में से जितने भी लोग आपको इस ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाएंगे मिलेंगे, उन सभी लोगों ने इस परीक्षा को दिया है, परीक्षा को जाना है। ठीक है, तो ये सिंपल सी बातें हैं। अब अपने बारे में बताऊं मैं कि मैं 3 इंटरव्यू दिया हूं, मैं 4 इंटरव्यू दिया हूं, ये उचित नहीं है। हमने दिया, नहीं हुआ फाइनली, लेकिन चीज़ों को समझा है। बताना आसान होता है, क्लियर। हम चाहते हैं, क्योंकि देखिए हम भी एक बाज़ार में हैं, उस बाज़ार में हम कितनी नैतिकता आपके साथ दिखा सकते हैं, हम कितना आपको सपोर्ट कर सकते हैं, उतना हम करने का प्रयास करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको अच्छा लगा होगा तो आपको जो मन करे वो करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।
पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।